गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, बिना वेक्टर के 11th के किसी भी चैप्टर के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज वेक्टर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक वेक्टर आज कवर हो जाएगा, तो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, हीट हुआ, प्रेशर, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है ना, क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। ठीक है, क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। ठीक है, जिसे मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, मास मेजर कर सकते हैं, हीट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मोमेंटम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, जितना आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ मेजरेबल है, तभी पढ़ ही रहे हैं हम उसके बारे में, अदरवाइज नहीं पढ़ते। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की बेसिस पे हम दो तरह के क्वांटिटी की स्टडी करेंगे। ठीक है, एक होगा स्केलर, जिसके बारे में आप फेमिलियर होंगे पहले से ही, और दूसरा होगा वेक्टर, जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। वो क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? तो ध्यान देने वाली बात है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका इंफॉर्मेशन केवल मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में अगर हमको मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं तो उतना ही सफिशिएंट हो, वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा? स्केलर। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है आपका? मास है, ठीक है, और हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में जो क्या है? स्केलर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे मास है, मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ कि मेरा मास 30 किलो है, तो 30 किलो अपने आप में सफिशिएंट डेटा है। हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत है 30 किलो है तो इसके साथ डायरेक्शन अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, कि 30 किलो ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है ना, टेम्परेचर है तो 30 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए टेम्परेचर है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, इस समय मान लेते हैं 40-45 डिग्री सेल्सियस है, तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दैट इज़ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेम्परेचर। ठीक है ना, अब ये हमें नहीं जानने की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में है, तो इसमें डायरेक्शन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी जान रहे हैं तो डेटा अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन कुछ क्वांटिटी वैसी ही होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। तो पहले वेक्टर होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है हमारी कि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। ये दोनों डेटा के साथ अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? वेक्टर। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन ही इनसफिशिएंट होगा। और साथ ही साथ में हमें क्या मालूम होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करे, लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो करे। ठीक है ना, फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, जितने भी लॉ हैं वेक्टर में, एडिशन ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे चल के। मतलब वेक्टर के जितने नियम बनाए गए हैं उसको भी वो लॉ, वो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करना चाहिए। साथ में मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना ही चाहिए। तो ये दो चीज़ तो बच्चे 9th में जाने रहते हैं। तीसरी चीज़ का नाम नहीं सुने रहते हैं क्योंकि 11th ही में पढ़ना रहता है हमें,
तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इज टर्म्ड एज वेक्टर, ठीक है ना। अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे फोर्स हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर से एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर होने के लिए ज़रूरत किसकी है, तो केवल मैग्नीट्यूड की। वेक्टर होने के लिए ज़रूरत किसकी है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अब देखिए डायरेक्शन की ज़रूरत क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो 5 न्यूटन का फोर्स मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, नीचे से ऊपर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आइदर मुझे डायग्राम के थ्रू समझाना होगा डायरेक्शन, या तो मुझे बताना होगा कि वर्टिकली लगाए हैं, हॉरिजॉन्टली लगाए हैं, ऐसे कुछ बताना होगा, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए मुझे अपना लोकेशन बताना है, ठीक है। आपके घर से मान लेते हैं मेरी लोकेशन है 150 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वो आपके घर से दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर, तो क्या आप इससे मेरे घर तक पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे डायरेक्शन भी साथ में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना होगा, मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे कुछ करके बताना होगा। कहने का मतलब ये है कि बिना डायरेक्शन के कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में स्टडी नहीं की जा सकती, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, वेक्टर के अंतर्गत, उसी के सारे एग्जाम्पल। तो आइए, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से, तो वेक्टर के बारे में ठीक से पढ़ना है। आइए, वेक्टर आना बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी बुकें जो जिस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, ठीक है ना, उनमें मुझे समझ में नहीं आता है कि जैसे वेक्टर का यूज मोशन इन प्लेन में दे दिया है, ठीक है। उससे पहले आपका चैप्टर आता है 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन आप जब पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टर्म आएंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म आएंगे तो यानी वेक्टर को नॉलेज आना चाहिए। लेकिन जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुकें हैं, जो स्कूल प्रीफर करता है, जो CBSE प्रीफर करती है, उसमें वेक्टर का यूज़ कहाँ किया गया है, मोशन इन प्लेन में, मतलब जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो एक तो किस टॉपिक को कहाँ पे पढ़ना है, इनका मुझे समझ में नहीं आता है, बुक का ऐसे क्यों लिखा गया है। अब लिखने वाले बहुत ही समझदारी लोग होंगे, कुछ सोची समझ के लिखे होंगे, लेकिन हाँ, आपको समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम 11th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पहले दिक्कत क्यों होती है आपको फिजिक्स पढ़ने में, ये भी समझ लेते हैं। फिजिक्स आप पढ़ने जाएंगे ना, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स आप यूज करेंगे वो ऐसी मैथमेटिक्स होगी जो आप पहले से नहीं जानते, ठीक है ना। कोई एक आध तो जानते होंगे, लेकिन जैसे कैलकुलस हुआ, कैलकुलस का नाम ही आप 11th में आके सुने रहते हैं, 10 तक कैलकुलस कुछ नहीं होता। और कैलकुलस भी डिटेल में 11th में नहीं दिया रहता, वो 12th में दिया रहता है। लेकिन फिजिक्स में तो यूज हो जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, या फिर आपके लॉज ऑफ मोशन में, किसी में भी यूज हो सकता है। कैलकुलस के बिना तो सवाल बनाना, मतलब अच्छे सवाल हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, और वेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टरों में, वो सारे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, रोटेशन वगैरह, ये जो भी आएगा, सेंटर ऑफ मास, ये सब वेक्टर पे ही बेस्ड है। इसीलिए हमें पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद वेक्टर पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का तो डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो वेक्टर इसीलिए हम पढ़ लेते हैं। खैर, बातें बहुत हो गई, वेक्टर पे ही हम आते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए, स्केलर के बारे में जान गए। अब जो स्टडी करनी है वो केवल वेक्टर की करनी, ठीक है। तो वेक्टर पहले पढ़ने से हम ये समझ लें कि वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। डिनोट कैसे किया जाता है, तो वेक्टर को डिनोट किया जाता है बच्चों एरो से।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये एरो है, इस एरो का ये जो लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और ये जो एरो ऐसे बना हुआ है तीर जैसा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं जो वेक्टर है, तो वेक्टर है वो एक डिफ्रेंशिएट कर रहा है अपने आप को खुद से स्केलर से, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने फोर्स लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, टॉर्क हो गया, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो हम कैसे पहचानेंगे ये वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा एक अलग नोटेशन से दिखाते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या हम बना देंगे, एक एरो बना देंगे। अब ये एरो बनाते हैं आप समझ जाइए कि ये स्केलर तो नहीं है, ठीक है ना, ये स्केलर नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एरो, ये जो एरो है ये वेक्टर ही का नोटेशन है, जिसमें लेंथ, ये एरो का ये लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है ना। ये पोर्शन जो लेंथ है हमारा वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन है जो तीर की तरह बना हुआ है एरो, ठीक है ना, इतना पोर्शन केवल, ये क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं तो एक और चीज़ समझ लेते हैं जो हम टर्म यूज करेंगे, हो सकता है आगे चल के, कि वेक्टर के इस सिरे को टेल कहते हैं, ठीक है ना, और इस सिरे को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें हेड और टेल इस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आगे के सिरे को हेड कहेंगे, पीछे वाले सिरे को टेल कहेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इतने टॉपिक में बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ऐसा ये एक आपका समझ लीजिए चैप्टर नहीं है ये, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है इसकी, ठीक है ना। बिना इसके हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बिना बेसिक मैथमेटिक्स से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग वेक्टर समझ गए कि वेक्टर किस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब वेक्टर के टाइप कितने होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ उससे पढ़ने से पहले हम लोग ये भी समझ लें कि जैसे फोर्स हो गया, ठीक है ना, तो ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे इसके डायरेक्शन को नहीं लेके केवल मैग्नीट्यूड की बात अगर करनी हो तो मैग्नीट्यूड फोर्स का ऐसे शो किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए, मॉड लगा दिया जाएगा उस वेक्टर पे, और या तो केवल एफ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म है ये क्या हमको बता रहे हैं, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं, क्योंकि इस वेक्टर में दोनों इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में हमको केवल और केवल किसकी ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, तो उसको डिनोट ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ एक छूट गई थी जो मैं आपको सोचा कि बता दूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो बहुत वेक्टर होते हैं, हम उन वेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो शुरुआत के चैप्टरों में यूज होंगे, ठीक है ना। बाकी जैसे समय के साथ और भी सारे जो वेक्टर आएंगे उनको उसी समय डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे इन वेक्टरों का नाम रखा गया है उसी हिसाब से इनका काम भी है, ठीक है ना। जैसे प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है हमारा, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो को प्लेनर क्या हुआ भाई, को का मतलब होता है साथ, ठीक है ना। बैंकों का नाम सुने होंगे ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को क्या कहते हैं, सहकारी बैंक, ठीक है। या फिर कोऑर्डिनेटर का नाम सुने होंगे, को आगे वर्ड लगा रहता है। प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेन से रिलेटेड है, ठीक है ना, दो एक्सिस से मिला हुआ कोई भी, जैसे ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है ना।
यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर which lie in सेम प्लेन। एक ही प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन हो गया। अब इस प्लेन के अंदर ऐसे वेक्टर कोई है, ऐसे कोई वेक्टर है, ऐसे कोई वेक्टर है, ऐसे कोई वेक्टर है, ऐसे कोई वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर कैसे हो गए, कोप्लेनर है पूरा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, नन कोप्लेनर वेक्टर। सर ये नन कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, तो कोप्लेनर वेक्टर तो समझ में आ रहा था, जो प्लेन में हो। नन कोप्लेनर मतलब जो प्लेन में ना हो। प्लेन में ना हो तो कहाँ हो, यानी एक से ज़्यादा प्लेन उसमें इन्वॉल्व हो। एक से ज़्यादा प्लेन इन्वॉल्व हो गए मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों इन्वॉल्व होगी, मतलब ऐसे वेक्टर जो स्पेस में हो या फिर 3 डायमेंशनल में उसको डिनोट किया जाए। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो देखिए एक 3 डायमेंशनल फिगर हम बना लेते हैं आपके समझने के लिए। ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारा क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर एक वेक्टर ऐसे दिखा दिया गया। तो ये वेक्टर जैसे मान लीजिए अभी क्या दिखाएं, ये मान लीजिए एक बोतल है, इसको वेक्टर ही मान लेते हैं, और इसको स्पेस में ऐसे दिखा दिए। अब इसके इस कैप का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। ये प्लेनर नहीं है, प्लेन में ये वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा वेक्टर जो प्लेन में ना हो, प्लेन में ना हो तो कहाँ हो, स्पेस में हो, मतलब 3D फिगर में हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, 2 तरह के वेक्टर डिस्कस हो गए। आइए तीसरे वेक्टर को देखते हैं। ठीक है, तीसरा वेक्टर ध्यान से देखिएगा, ये भी बिल्कुल नाम से ही क्लियर है आपका, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो डेफिनीशन पे नहीं जाते हैं। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उस पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह कर लें। ठीक है ना, या फिर विजुअल समझ लें, फिगर से समझ लें। ठीक है, डेफिनीशन से तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। चलिए, पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे कहेंगे। मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है। ठीक है ना, इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, 2 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 फोर्स हैं, तो एक को ए से दिखा लेते हैं या फिर F1 लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। दूसरे को F2 से। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर में क्या सिमिलरिटी है, बस एक ही, ये दोनों किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। मतलब पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो, हमें उससे क्या लेना देना। हाँ, ये अलग नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम है तब भी ये पैरेलल वेक्टर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, हमेशा अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो एक अलग वेक्टर के अंदर में आ जाएगा। जैसे इसके बाद जो वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर हम नाम समझ में आ रहा होगा। इक्वल का मतलब क्या होता है, जो हर तरह से इक्वल हो। ठीक है ना, जैसे मैथमेटिक्स में आप फंक्शन वगैरह पढ़े होंगे ना, मैं कह दूँ कि एक फंक्शन है x, दूसरा है x²/x, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो इक्वल नहीं है। ठीक है ना, और कुछ तेज बच्चे ये सोच रहे होंगे x से x कैंसिल कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, मैंने फंक्शन दिया है, फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है ना, एक फंक्शन था हमारा x, दूसरा था x²/x, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती, मतलब इनके डोमेन सेम होते हैं, रेंज सेम होते हैं। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको मालूम होगा x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता, 0 पे डिफाइंड नहीं। ठीक है ना, तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि वो हर तरह से इक्वल, तब इक्वलिटी की साइन लगती है। मतलब मुझे इक्वल वेक्टर अगर दिखाना हो तो मैं क्या दिखाऊंगा कि अगर किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए
और दूसरा कोई इंसान है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन भी सही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर इस वेक्टर को मैं ए नाम दे दिया और इस वेक्टर को बी नाम दे दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक बात आप समझ सकते हैं कि इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है कि नहीं, तो इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा ही। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पैरेलल वेक्टर इक्वल है कि नहीं, तो पैरेलल वेक्टर इक्वल है नहीं, हो सकता है, लेकिन इक्वल वेक्टर पैरेलल होगा ही, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या थी कि सेम डायरेक्शन तो होता ही है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। एक छोटा सा नोट आप बना लें, जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला है उसके लिए। अभी मैंने क्या बोला है, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, बट पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। छोटी सी ही बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वेक्टर में छोटी छोटी बात ही इंपॉर्टेंट होती। सारा खेल डायरेक्शन का ही है। आप इसको अलजेब्रा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि 10 इधर लगाएं 10 इधर लगाएं तो ये दोनों फोर्स बराबर है, नहीं। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। वेक्टर इक्वल होंगे जब वो हर तरह से इक्वल है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के वेक्टर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा वेक्टर है जो अमूमन सवाल को कठिन करने में इसका योगदान रहेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, अपोजिट वेक्टर, या फिर कितने लोग इसको नेगेटिव वेक्टर से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप बेटर है कि अपोजिट वेक्टर ही ध्यान में रखिए। और ये नाम दो अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है। तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर को भी आइए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये बॉडी, ठीक है, या फिर कोई खिलौना है, गुड्डा है, कुछ भी है। इस खिलौने को कोई बच्चा एक खींच रहा है इधर कि ये खिलौना मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अब फोर्स लगा रहा है F। एक छोटा बच्चा और इधर कहीं है, इधर, ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये खिलौना मुझे चाहिए, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये भी कितने से खींच रहा है, F से ही खींच रहा है। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में सेम है। अभी मैंने बताया है वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये देखिए, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ठीक उल्टा हो, डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। क्लियर। तो सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सवाल में बार बार फिगर तो देगा नहीं। तो मान लेते हैं ये जो F वेक्टर है इसको एक नाम देते हैं, ये जो जिस फोर्स से खींच रहा है इसको एक नाम दे देते हैं A वेक्टर, और ये जिस फोर्स से खींच रहा है उसको नाम देते हैं B वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर अलग हो गया, तो अलग हो गया तो अलग नाम दे दी। अगर ये इक्वल होता तो मैं क्या लिखता, A वेक्टर बराबर B वेक्टर। इक्वल तो है नहीं, क्या है, अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर। यानी A वेक्टर B वेक्टर के अपोजिट वेक्टर है। तो यहाँ से भी एक चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझ सकते हैं, जो अमूमन स्टार्टिंग में तो बच्चे गलतियाँ करते ही हैं वेक्टर का क्वेश्चन करते समय। ये जो माइनस है, नेगेटिव जो साइन है, ठीक है ना, या फिर पॉजिटिव साइन, कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेक्टर के केस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को। ये याद रखिए, अलजेब्रा की तरह नहीं कि -2
-2 में कोई डायरेक्शन नहीं है, -2 -3 -x, ठीक है ना, वो जोड़ने घटाने में उनका काम वैसे होता है अलजेब्रा में जैसे किया जाता है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन वेक्टर में नेगेटिव साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट टू गिवन वेक्टर। अगर कोई इसको डायरेक्ट अकेले तो बना नहीं सकते हैं, अपोजिट वेक्टर है तो किसी के रिलेशन में अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन हो या फिर पॉजिटिव साइन हो, वेक्टर अगर है वो क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा पैरेललोग्राम लॉ में, तो बस स्टेटमेंट के वजह से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो वेक्टर अपोजिट है, और फिर वो क्वेश्चन को टफ कर देगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट किए रहिएगा कि अपोजिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। इसी तरह एक वेक्टर होता है हमारा कंकरेंट वेक्टर, ठीक है। क्या होता है, कंकरेंट वेक्टर, तो नाम से ही क्लियर है, ये भी वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से ही पास करे, या तो यहाँ पर पहुँचे या तो यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई, ऐसे वेक्टर जो या तो उस पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा हो या फिर वहाँ से निकल रहा हो। इसी के दो पार्ट कह सकते हैं आप कि दो और वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। उसको नाम दिया गया है को इनिशियल वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जो इनिशिएट कर रहे हो, और एक और नाम दिया गया है को टर्मिनल वेक्टर या फिर को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं, हाँ, लेकिन मतलब सेम है सबका। को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो उस पॉइंट से केवल इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसे। 12th में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, उस टाइप का कुछ ये वेक्टर है जो बाहर की तरफ केवल जा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह को टर्मिनस वेक्टर क्या हो जाएगा, जो केवल इस पर टर्मिनेट करेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, कंकरेंट वेक्टर, दिख रहा है ना आपको। तो ये अगर ये तो हालांकि इन्हीं दोनों के इसी के पार्ट हैं दोनों, लेकिन फिर भी हम इसको नाम दे देते हैं। कितने वेक्टर हमने पढ़ लिए, 8, ठीक है। हाँ, डेफिनीशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है, समझ जाएंगे तो आप इसको अपने शब्दों में लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद एक वेक्टर आता है जो 3 डायमेंशनल में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, उस समय बहुत उसका यूज होगा। उस वेक्टर का नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर के नाम से भी क्लियर है कि ये कैसा वेक्टर होगा, ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। यूनिट लिखा है ना, यूनिट मतलब क्या होगा, 1। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो भी होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी जब 3D आप पढ़ने जाएंगे 3 डायमेंशनल में वेक्टर के बारे में, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को जेड डायरेक्शन में दिखाना होगा तो वाई डायरेक्शन में दिखाना होगा तो जे कैप से डिनोट करेंगे, ये जे है हमारा। और जेड डायरेक्शन में दिखाना होगा तो के वेक्टर से। ये सारे वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आपको एक अजीब सी चीज़ दिखी होगी कि अभी तक वेक्टर बना रहा था तो एरो दिखा रहा था, यहाँ पे कैप बना दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वेक्टर को, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर कैप लगाना, ठीक है। अब खुद सोचिए इस वेक्टर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, क्या क्या छुपा है कि हमको इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है। अब मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो इसके मैग्नीट्यूड को हटाना होगा, तो इसके पास केवल क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर
बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, देखिए इस वेक्टर के अंदर क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। अब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो केवल क्या बचेगा, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इस ओवरऑल क्वांटिटी के पास क्या है, केवल डायरेक्शन बचा हुआ है। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिनोट करता है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। समय के साथ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें बिना यूनिट वेक्टर के तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा या फिर समझने में दिक्कत आपको होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद एक वेक्टर है जिसका बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन होता है तो पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है जीरो वेक्टर। क्या नाम है, जीरो वेक्टर, या फिर उसको हम लोग नाम एक और जानते हैं, नल वेक्टर। क्लियर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो क्लियर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब वो है ही नहीं एक तरह से। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका बहुत मतलब हो सकता है कि वास्तव में नेट फोर्स कुछ लग ना रहा हो। ठीक है, और या तो फोर्स सारे लग रहे हों लेकिन सबके वजह से नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? अगर मैं स्पेस में हूँ, मुझ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़ा हूँ, फोर्स तो लग रहा है ना मुझ पर, जहाँ पे खड़ा हूँ वो नॉर्मल लगा रहा होगा और धरती माता मुझे नीचे खींच रही होंगी, मतलब मेरा वेट नीचे लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं स्थिर हूँ, यानी नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, स्पेस में भी है तो 0 है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यहाँ पे लग भी रहा है तो 0 है। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन क्या हो सकता है, एनीथिंग, एनी डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए किसी वेक्टर को मुझको रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखते हैं, आई कैप। अगर किसी वेक्टर को 0 वेक्टर दिखाना है लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग, तो क्या लिखेंगे, 0 जे कैप। के डायरेक्शन में कोई वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है, के मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, तो इस वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, तो ये वेक्टर आपस में एक दूसरे से अलग है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। तो 0 के साथ मैं कोई भी डायरेक्शन दे सकता हूँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कि किस डायरेक्शन में मुझे 0 लेना है, वो सवाल के हिसाब से क्वेश्चन होगा। ठीक है, सवाल के हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद भी बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग जब चैप्टर आएगा तब डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक्सियल वेक्टर होता है, सर्कुलर मोशन में यूज होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए, तो यहाँ पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पोलर वेक्टर हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं, 10 वेक्टर मोर देन एनफ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं इन सब वेक्टर के बारे में कि आपको अच्छे से याद है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखा हूँ ए बी वैक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो इसका सेंस आपको याद रहना चाहिए, सेंस याद रहना चाहिए। ये वेक्टर क्या बता रहा है, ए टू बी, ठीक है ना, अगर ए बी हमारा ये है यानी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, और अगर ए बी ऐसे है हमारा और ए बी बोला है तो वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, वेक्टर जैसे डिनोट किया, जैसे ट्रायंगल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद होगा ना, 10th में पढ़े होगे, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होगे, ऐसे ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी लिख दें, ट्रायंगल बी ए सी लिख दें, ट्रायंगल सी बी ए लिख दें। ये सारे के सारे ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है, लेकिन इनके ऑर्डरिंग से बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। 2 ट्रायंगल सिमिलर हुए तो पता चला कि ऑर्डर गलत हो गया तो साइड आप प्रोपोर्शनल सही से ले नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर वेक्टर में जैसे वेक्टर का साइन दिया है उसी सेंस में पढ़ना है। ए टू बी वेक्टर मतलब फ्रॉम ए टू बी, ए की तरफ टेल होगा, बी की तरफ हेड होगा।
ठीक है, ए इधर है, बी इधर है, तो ए की तरफ टेल होगा, बी की तरफ हेड होगा। ठीक है, आइए एक छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर एक फिगर है, इसके हम सारे वर्टिसेस के नाम दे दिए ए बी सी एंड डी। स्क्वायर है तो सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ उसके जवाब बताइएगा। मैं यहाँ पे वेक्टर लिख दे रहा हूँ, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, ठीक है, सी डी वैक्टर, फिर से डी ए वैक्टर, ठीक है, फिर से ए डी वैक्टर, फिर से डी सी वैक्टर, और भी बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, ए सी वैक्टर, बी डी वैक्टर। ठीक है, जितना मन करे आप उतना वेक्टर बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इन सारे दिए हुए वेक्टर में से मुझे वो वेक्टर बताइए जो कैसे हो, इक्वल हो। पहला सवाल क्या है, वो वेक्टर बताइए जो इक्वल हो। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, वो वेक्टर बताइए जो अपोजिट हो, अपोजिट वेक्टर। ठीक है ना, दिए हुए जो मैं वेक्टर मेंशन किया हूँ उसमें से। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, को इनिशियल वेक्टर बताइए, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना ले, चलिए पैरेलल वेक्टर बताइए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, यही सब तो भी हम लोग पढ़े थे, कोई बहुत टेंशन की बात है नहीं। तो देखिए समझते हैं, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड का तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब देखिए, ये अगर ए बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो ए बी वेक्टर मतलब सेंस ऐसे रहेगा, ए टू बी ऐसे, अभी बताया था पहले। तो ये वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो सकता है अगर हम डी टू सी जाएँ तो, ठीक है ना, डायरेक्शन इधर रहते तो अब देखो ए बी वेक्टर एक दिया है यहाँ पे, ठीक है, ए बी वेक्टर और देखो डी सी वेक्टर दिया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। डी सी की तरफ जा रहे हैं, इधर ए से बी जा रहे हैं, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो एक चीज़ तो मिल गई सर, क्या मिल गई कि ए बी वेक्टर किसके पैरेलल है, डी सी वेक्टर के। ठीक है ना, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, इक्वल वेक्टर निकालना था, तो ये इक्वल वेक्टर हो गया। और कुछ देखते हैं, बी से सी अगर ऐसे जाएं, बी से सी हम कैसे जाएं बच्चों, ऐसे जाएं, तो एक वेक्टर इसके पैरेलल इधर भी मिल सकता है अगर ए से डी इसमें दिया हो तो। देखते हैं, बी सी वेक्टर है यहाँ पे, ए डी वेक्टर भी है, बहुत सुंदर, मतलब एक और वेक्टर मिल गया। ठीक है ना, ये बी था, बी सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए डी वेक्टर। ठीक है ना, क्लियर है। अब कोई वेक्टर, अब तो कोई वेक्टर बचेगा नहीं मेरे हिसाब से। अपोजिट वेक्टर देखते हैं, अपोजिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन उल्टा। मतलब अगर ये ए बी वेक्टर है तो इधर जो वेक्टर बनेगा वो इसके अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, सी टू डी वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर जो है वो अपोजिट वेक्टर है किसके, सी डी वेक्टर के। देखिए बहुत थोड़ा ही अंतर है, सी डी यहाँ पे लिखें, यहाँ पे डी सी लिखें, ठीक है ना। तो ये मत समझ लीजिएगा कि स्क्वायर है सबका साइड बराबर है तो सब बराबर, ऐसा उल जुलूल कंसेप्ट नहीं लगा लेना। वेक्टर है तो वेक्टर के लिए एक अलग पूरा मेथड दिया गया है समझने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए बी और सी डी वेक्टर कहीं दिया था, ये सी डी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर को हम माइनस ऑफ सी डी वेक्टर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये इसके अपोजिट है इसलिए माइनस लगाएगा। क्लियर है।
और कोई देखते हैं, ए डी वेक्टर के अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर कहीं है, सी बी वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बी सी वेक्टर देखिए, बी सी वेक्टर दिया है, तो क्या डी ए वेक्टर कहीं दिया है, डी ए, हाँ यहाँ दिया है, ये दिया हुआ है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी वेक्टर जो है वो किसके अपोजिट है, डी ए वेक्टर के। तो अपोजिट है बच्चों, तो इसीलिए नेगेटिव साइन लगाए हैं, पहले ही बता दिए, नेगेटिव साइन इन वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए, तो ये तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। को इनिशियल वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से इनिशिएट करे। तो ये दिख रहा है बच्चों आपको, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर, डी ए वेक्टर नहीं कह सकते, डी ए वेक्टर टर्मिनेट करने लगेगा इस पॉइंट पे। को इनिशियल मतलब जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उस पॉइंट से। तो ए बी वेक्टर हो गया, ए डी वेक्टर हो गया, अगर मैं इस लाइन को भी मिला दूं तो ए सी वेक्टर एक हो जाएगा। यानी को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हो गए, ए बी वेक्टर, ठीक है, ए डी वेक्टर, और क्या हो गया, ए सी वेक्टर। क्लियर। पैरेलल वेक्टर क्या है, तो पैरेलल के लिए क्या ज़रूरत है, डायरेक्शन सेम हो। यानी ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के पैरेलल है, बी सी वेक्टर ए डी वेक्टर के पैरेलल है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सी बी वेक्टर डी ए वेक्टर के पैरेलल है, बी ए वेक्टर सी डी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसका। तो मुझे लग रहा है कि आपको स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, और वेक्टर के टाइप कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम वेक्टर की स्टडी कर लिए, ठीक है, तो वेक्टर के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जोड़ना घटाना, ये सब जो भी चीज़ें हैं, घटाने जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। तो यानी बहुत लॉजिकल सा कंसेप्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जो मेथड है जोड़ने का, उसको हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आप।